Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज यूजली आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 के लिए यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं ये टोटली वीवाईक्यूज़ हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पूरी कंप्लीट हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट का निचोड़ है इन क्वेश्चंस में। अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड हमने इसके कुछ प्रीवियस सेशंस 2 प्रीवियस सेशंस, ये आपकी महा मैराथन क्लास है तो हमने महा मैराथन क्लास की 2 पार्ट्स जो है वो कर लिए हैं, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी महा मैराथन क्लास का पार्ट 3 रहने वाला है। इसके बाद आपका हायर एजुकेशन सिस्टम की मैराथन ख़त्म हो जाएगी, फिर हम आपको किसी दूसरी यूनिट की मैराथन के साथ न्यू यूनिट की मैराथन लेकर आपके लिए आएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे सेशन को। ये हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस करेंगे। Okay, so this is the first question on your screen is on which day of the following dates is National Education Day celebrated each year? हर साल हम नेशनल एजुकेशन डे किन तारीख को मनाते हैं, किस डेट को मनाते हैं? 28 फरवरी मनाते हैं, 5 जून मनाते हैं। तो हमें पता है भैया 5 जून को तो हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, याद रखिएगा 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। तो 11 नवंबर को मनाते हैं, 1 दिसंबर को मनाते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11 नवंबर। ऑन 11 नवंबर वी सेलिब्रेट एजुकेशन डे ईच ईयर। क्लियर। हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। 5 जून को आप विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेटेड इन। भारत के भाग्य का जो निर्माण हुआ है वो उसकी कक्षाओं में ही हुआ है। ये जो कथन था ये किसके द्वारा कहा गया था? और यहाँ पर आपको वो टाइम भी दिया है कि जब ये कहा गया था। तो क्या ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने 1948 में कहा था, या फिर एजुकेशन कमीशन ने 1964 में कहा था, या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में कहा था, या फिर नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में कहा गया था? तो डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, जो भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में ही निर्मित हो रहा है, यह कथन कहा गया था आपके एजुकेशन कमीशन के द्वारा। और कब कहा गया था? तो 1964 में कहा गया था। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हिंदी में सेम क्वेश्चन। भारत का भाग्य उसकी कक्षा में आकार ले रहा है, ऐसा कहा गया है। तो उसकी कक्षा में आकार ले रहा है, ऐसा कहाँ कहा गया है? ऐसा कहा गया है आपका
शिक्षा आयोग में, और कब कहा गया है, तो 1964 में कहा गया है। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च वाज एस्टैब्लिश फॉर। जो इंडियन काउंसिल है सोशल साइंस ऑफ रिसर्च का, वो क्यों एस्टैब्लिश की गई थी, स्ट्रेंथनिंग डिफरेंट डिसिप्लिन्स, ताकि वो क्या कर सकें, विभिन्न विधाओं का सशक्तिकरण कर सकें इसलिए, या फिर प्रमोटिंग रिसर्चेस इन सोशल साइंसेस, समाज जो आपका सामाजिक विज्ञान होता है उसमें रिसर्च को प्रमोट कर सकें, या फिर इन्हांसिंग क्वालिटी ऑफ सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक विधा के रूप में सामाजिक विज्ञान की गुणवत्ता को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया था, या फिर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन ऑन सोशल साइंटिस्ट कंसर्न, या फिर जो सोशल साइंटिस्ट जो सामाजिक विज्ञानी हैं उनकी चिंताओं के लिए मंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा किया गया था, या फिर द लास्ट है आपका सपोर्टिंग सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिवर्सिटीज़। जो भी सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज करती हैं उसके लिए कहा गया था। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा, वहाँ पर हमारे इनमें से हमारा कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो देखिए जो हमारा इंडियन काउंसिल है सोशल साइंसेस का, वो आपका इस्टेब्लिश हुआ था ताकि क्या किया जा सके, ताकि जो रिसर्च है उसको प्रमोट किया जा सके सोशल साइंस में, और दूसरा है इन्हांस किया जा सके सोशल साइंस को एक डिसिप्लिन की तरह। ठीक है, तो सोशल साइंस को एज अ डिसिप्लिन उसकी क्वालिटी को इन्हांस किया जा सके, इसलिए हमारा जो इंडियन काउंसिल है वो बनाया गया था। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएगा, बी एंड सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो सेम ही क्वेश्चन है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना किस लिए हुई, तो ये विभिन्न विषयों को मजबूत करने के लिए हुई, नहीं। सामाजिक विज्ञान में शोध को बढ़ावा देने के लिए हुई, बिल्कुल। और एक अनुशासन के रूप में सामाजिक विज्ञान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की गई थी, बिल्कुल। लेकिन सामाजिक वैज्ञानिक सरोकार पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना नहीं हुई थी। विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित सेमिनार और सम्मेलनों का समर्थन करने के लिए भी इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, बी और सी केवल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी इन हायर एजुकेशन इन इंडिया वॉज सेट अप अंडर द रूब्रिक ऑफ, यानी कि आपको बताना है कि भारत में जो उच्च शिक्षा संबंधी आपका प्रश्न नियामक निकाय की जो स्थापना हुई थी वो किसके अंतर्गत हुई थी, वो आपके यूजीसी के अंतर्गत हुई थी, आपके एमसीआई के अंतर्गत हुई थी, या फिर आपके बीसीआई के अंतर्गत हुई थी, या फिर हम यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन गलत हो गया है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है AICTE। ठीक है, तो इन चारों में से किसके अंतर्गत आपकी जो फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी थी हायर एजुकेशन में उसको सेटअप किया गया था। तो अगर मैं बात करूं कि भारत में, हमारी इंडिया में जो हायर एजुकेशन के लिए फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी थी उसकी स्थापना जो थी वो आपके एमसीआई के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को, जो आपकी याद रखिएगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट, याद रखेंगे, इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट
1956 के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था, जिसको फर्दर 1993 में, कब, जिसको फर्दर 1993 में क्या किया, इस पर अमेंडमेंट किया गया था, मतलब हम कह सकते हैं इसको संशोधित किया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी थी हायर एजुकेशन में इंडिया में, तो वो MCI के द्वारा इस्टेब्लिश हुई थी। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था वो इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट जो 1956 हुआ था उसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था, और इसको फिर फर्दर 1993 में अमेंडमेंट इसका हुआ था, यानी इसको संशोधित किया गया था। हिंदी में देखेंगे, भारत में उच्च शिक्षा में पहला नियामक निकाय किसके अधीन स्थापित किया गया था, तो ये आपका स्थापित किया गया था MCI के द्वारा। बाकी ये वाली जो अदर इन्फॉर्मेशन है यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 1956 एंड 1993 में जो था वो अमेंडमेंट हुआ था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज हु अमंग द following was the chairperson of University Education Commission 1948। आपसे पूछा है डॉक्टर DS कोठारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर S राधाकृष्णन, इन चारों में से कौन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 के पहले चेयरमैन थे। तो देखिए, अगर हम बात करें आपके इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जब आपको इंडिपेंडेंट मिल गई थी, इंडिपेंडेंस जब आपको मिल गई थी, यानी जब देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद ही जो हायर एजुकेशन था उसका लेवल बढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना की थी। कब क्या किया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना 1948 में की थी। कब की गई थी, जब हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसके बाद जो हमारी हायर एजुकेशन थी उसके लेवल को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था। और ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग आपका जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 था, इसके अध्यक्ष उस टाइम पर कौन चुने गए थे, तो ये थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसको जो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का दूसरा नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 को राधा कृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसके बाद हुई थी, ताकि हम हायर एजुकेशन जो सिस्टम है उसके लेवल को बढ़ा सकें। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 का अध्यक्ष था, तो कौन था, वो थे आपके डॉक्टर S राधाकृष्णन। और ये जो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है इसका दूसरा नाम है राधाकृष्णन आयोग। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन। जो आपके टीचिंग एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए और रिसर्च और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ UGC एक्ट शुड बी रेफर्ड टू। इनमें से कौन सा सेक्शन जो है UGC एक्ट का उसको रेफर किया जाता है। ठीक है, सेक्शन 28 को, सेक्शन 25 को, सेक्शन 15 को या फिर सेक्शन 12 को। तो अगर हम बात करें जो आपकी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था उसमें आपका जो सेक्शन था वो सेक्शन 12 था। तो इस सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग जो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन था, जो विश्वविद्यालय शिक्षा था उसकी जो टीचिंग थी, उसकी जो भी आपके एग्जामिनेशन रिसर्चेस थी और जो भी टीचिंग की अदर प्रोसेसेस थी, वहाँ पर शिक्षण के मानकों के जो भी उनके लिए नॉर्म्स बनाए गए थे, तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी के लिए इसको क्या किया गया था, इसको रेफ़र किया गया था। तो आपको सेक्शन याद रखनी है। सेक्शन कौन सी थी, सेक्शन 12। हिंदी में देखेंगे, शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के
रखरखाव और विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय के लिए यूजीसी अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा का संदर्भ लिया जाना चाहिए? तो किसका लिया जाना चाहिए? धारा 28 का, धारा 25, धारा 15 या धारा 12? तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, दैट इज धारा 12 यानी सेक्शन 12। Moving towards our next question, this question says that the NEP 2020 जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, प्रायोरिटीज इन द इज द इंक्रीज इन द GER इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 100% बाय द ईयर। आपसे पूछा है कि किस वर्ष तक जो हमारी NEP 2020 है उसकी प्रायोरिटी है कि वो आपकी GER में क्या करेगी, बढ़ोतरी करेगी 100% तक, तो किस साल तक वो ऐसा कर पाएगी? तो देखिए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP है, इसकी अगर हम अध्यक्षता की बात करें तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो आपको याद रखना है कस्तूरी रंगन। किसकी अध्यक्षता में ये बनी थी? तो ये इसके जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो कस्तूरी रंगन माने जाते हैं। इनकी अध्यक्षता में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसके लिए एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, एक रिपोर्ट दी गई थी, ठीक है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो आपके प्री स्कूल और आपके जो सेकेंडरी लेवल के स्कूल हैं उनमें आप कह सकते हो कि जो ये GER है इसका मतलब होता है सकल नामांकन रेट, ठीक है। तो जो आपका सकल नामांकन था उसमें 100% की वृद्धि के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वो लक्ष्य था आपका कि 2030 तक हम प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल तक GER को, सकल नामांकन को उपलब्ध कर लेंगे, ठीक है, हासिल कर लेंगे। NEP 2020 की प्राथमिकताएं किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर पर GER में 100% की वृद्धि कराना था? तो ये कब तक था? तो ये था 2030 तक। अभी 2030 नहीं आया, देखते हैं इनका जो टारगेट है वो कंप्लीट होता है या नहीं। Now moving towards our next question. This question says that which of the following is an apex advisory and non-statutory body? आपसे पूछा है नीति आयोग, NCTE, AICTE या फिर MCI, इन चारों में से कौन सा आपका एक एपेक्स एडवाइजरी है या फिर आपका नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? तो देखिए अगर मैं बात करूं आपकी नीति आयोग की, किसकी बात करूं? नीति आयोग की, तो ये आपका सुप्रीम आप कह सकते हो एडवाइज़र है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि ये जो नीति आयोग है ये आपका सर्वोच्च सलाहकार है, जिसको हम सुप्रीम एडवाइज़र के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि नीति आयोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो सर्वोच्च सलाहकार या फिर सुप्रीम एडवाइज़र। और ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि आपका 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग, कौन सा आयोग याद रखेंगे? 1 जनवरी 2015। और आयोग कौन सा था? तो आयोग था आपका योजना आयोग। इसके प्लेस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसकी प्लेस पर किसने? तो ये भी आपको याद रखना है, सेंट्रल मिनिस्ट्री या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल, सेंट्रल मिनिस्ट्री या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया था। और ये जो नीति आयोग था ये भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, नीति आयोग को हम थिंक टैंक के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका प्रमुख थिंक टैंक भी है जो कि दिशात्मक और नीतिगत इनपुट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। आई होप आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो वैल्यूएबल लगी होगी। आगे बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो नीति आयोग ही हो जाएगा। बाकी मैंने आपको नीति आयोग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो इसका गठन आपको याद रखना है 1 जनवरी 2015 किसके स्थान पर हुआ था? तो आपको याद रखना है योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। किसके द्वारा इसको संकल्प लिया गया था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया था। और इसको थिंक टैंक, नीतिगत थिंक टैंक का नाम भी इसको दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेम क्वेश्चन हिंदी में। तो निम्नलिखित में से कौन एक सर्वोच्च सलाहकार और गैर वैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है? तो वो है आपका नीति आयोग।
Question number 39 says that which among the following was the first chairman of UGC? श्री हुमायूं कबीर, या फिर मूलचंद शर्मा, या श्री CD देशमुख, या फिर श्री M मूलगांवकर। इनमें से मूलगांवकर हम कह सकते हैं, इनमें से कौन जो थे आपके UGC के पहले चेयरमैन रह चुके थे? तो UGC के जो पहले चेयरमैन थे वो आपके थे श्री हुमायूं कबीर। कौन थे? श्री हुमायूं कबीर। बाकी मैं आपको ये भी बता दूं कि जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, UGC है, उसके कुछ अध्यक्ष के नाम, क्योंकि हो सकता है कभी आपको हुमायूं कबीर ना दिखे। फर्स्ट, ये तो फर्स्ट थे, लेकिन उसके बाद कौन कौन थे उनको भी आइए देख लेंगे। तो श्री हुमायूं कबीर तो पहले थे, लेकिन अगर हम दूसरे से बात करें तो दूसरे थे आपके डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। कौन थे? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, इनका नेम नोट कर लेंगे। फिर तीसरे नंबर, एक तो ये आपके हुमायूं कबीर तो हो ही गए, और थे आपके पंडित हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? पंडित हृदयनाथ कुंजरू। पंडित हृदयनाथ कुंजरू, श्री शांति स्वरूप भटनागर और श्री CD देशमुख। इन लोग का तो नाम आपने काफ़ी सुना होगा, श्री CD देशमुख एंड डॉक्टर DS कोठारी, जिन्होंने कि कोठारी आयोग का निर्माण किया था। डॉक्टर DS कोठारी एंड लास्ट जो थे वो आपके थे जॉर्ज जैकब। कौन थे? डॉक्टर जॉर्ज जैकब। तो याद रखना है, ये कुछ आपके अध्यक्ष थे UGC, चेयरमैन थे UGC के, ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर आपको श्री हुमायूं कबीर ऑप्शन में ना दिखे, बट इनमें से कोई भी दिखे, जैसे कि CD देशमुख हो गए, DS कोठारी हो गए, शांति स्वरूप भटनागर हो गए, या पंडित हृदयनाथ कुंजरू हो गए, तो आपको वहाँ पे आंसर मार्क करना है। तो निम्नलिखित में से कौन UGC के पहले अध्यक्ष थे? तो पहले अध्यक्ष की तो अगर हम बात करें तो ये आपके हुमायूं कबीर थे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट question, and this question says that the NEP 2020 process to establish which of the new following bodies। यहाँ पर आपको कुछ बॉडीज़ दी हैं, तो आपसे पूछा है कि NEP 2020 ने किन नई बॉडीज़ को स्टैब्लिश करना मतलब उसके लिए प्रपोज किया था। SSS के लिए, परख के लिए, IITI के लिए, या फिर NTA के लिए। और यहाँ पर आपका एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर E, वो यहाँ स्किप हो गया है, दैट इज़ NITI, दैट इज़ नीति आयोग। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? देखिए, जो नई शिक्षा नीति थी, यानी कि आपकी NEP 2020 थी, इसमें कुछ आपकी न्यू बॉडीज़ जो थी उनको स्टैब्लिश किया गया था। तो पहली जो आपकी न्यू बॉडी थी जिसको स्टैब्लिश किया था वो थी आपकी SSA। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। क्या है? स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जा सकती है। तो स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा आपका परख की स्थापना हुई थी। परख की फुल फॉर्म क्या है? तो परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस of knowledge for holistic डेवलपमेंट। तो ये है इसकी फुल फॉर्म, याद रखेंगे। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्लियर? नेक्स्ट इन दोनों की स्थापना हुई थी। और जो तीसरी बॉडी थी वो थी आपकी
IITI यानी IITI। IITI की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन। याद रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेजेंटेशन क्लियर। आगे बढ़ेंगे तो जहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा A, B एंड C हो जाएगा। इट इज़ हियर इन ऑप्शन नंबर 3। हिंदी में देखेंगे सेम क्वेश्चन। NEP 2020 निम्नलिखित में से किस नए निकाय की स्थापना का प्रस्ताव करता है? तो ये आपका एक तो SSS का करता है, दूसरा आपका परख का करता है और तीसरा IITI का करता है। क्लियर। Moving towards our next question, and this question is also from NEP 2020, and this question says that तो NAP 2020 प्रोसेस टू प्रिपेयर विच ऑफ द करिकुलम फ्रेमवर्क, जो आपकी NAP 2020 थी उसने प्रोसेस किया था कौन सा करिकुलम फ्रेमवर्क को प्रिपेयर करने के लिए? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन, या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टेक्निकल एजुकेशन, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल एजुकेशन। तो अगर मैं बात करूँ नई शिक्षा नीति 2020, तो इसके लिए जो तैयार किया गया पाठ्यक्रम का जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा था? तो पहला तो वो ये था फर्स्ट 3 थे ये आपके, एक तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये वाला तीनों स्टेटमेंट सही हैं और ये हमें देखने को मिलेंगे ऑप्शन नंबर C में, A, B एंड C। सो आई होप आपको आंसर क्लियर होगा। हिंदी में देख लेते हैं। NEP 2020 किस पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रक्रिया करता है? तो ये प्रक्रिया करता है आपके स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के रूप में। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर C, दैट इज A, B एंड C। Now question number 42 of the session says that which of the following statement most appropriately represent one of the chief concern regarding higher education। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो चीफ कंसर्न शो करती है? इट आर्ग्यूज फॉर ओनली लोकल प्रोडक्शन एंड ऑफ नॉलेज एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। It emphasizes only upon implementation of foreign higher education models in India. It argues for mutual exchange of knowledge and learning among national and international institutions of higher education। तो यहाँ हमारा जो फोर्थ रह गया है। It argues for practical learning alone for employability putting social issues aside। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा that goes with option number 3, that is it argues for mutual exchange of knowledge। ये आर्ग्यू करता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो नॉलेज का और किसका, लर्निंग का, किन के बीच? तो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं हायर एजुकेशन उनके बीच। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हिंदी में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च शिक्षा के संबंध में मुख्य चिंताओं में से एक का सबसे उपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है? तो यह प्रतिनिधित्व करता है आपके यह उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच ज्ञान और सीखने के पारस्परिक आदान प्रदान का तर्क देता है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया इज। तो जो फर्स्ट एजुकेशन कमीशन है इंडिपेंडेंट इंडिया की वो कौन सी थी? नेशनल नॉलेज कमीशन थी, या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन थी, या द एजुकेशन कमीशन थी, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी? तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पे। नन अदर दैन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। हमने आपको बताया था कि जब आपकी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी
तो फिर जो पहला शिक्षा आयोग बनाया गया था वो आपका राधा कृष्णन आयोग बनाया गया था, या फिर हम इसी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट जो हुई थी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1948 में हुई थी, या फिर 1949 भी कह सकते हैं, 1948 टू 1949 में हुई थी। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आपके जो स्कूली एजुकेशन होता है, जो स्कूल एजुकेशन होता है उस पर विचार करने के लिए इसको किया गया था। और ये 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट जो थी, अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, प्रेजेंट किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो शिक्षा आयोग था वो आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, जिसको राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ये गठित हुआ था और 1948 टू 1949 में हुआ था। इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट जो थी वो 1949 में प्रस्तुत की थी, प्रेजेंट की थी। ठीक है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है इसके लिए ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अब यहाँ पर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम दिए और आपसे पूछा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बिल्कुल जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इज ऑल्सो द स्टेट यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया है। ठीक है, हिंदी में भी देखेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन इज व्हाट डज NIRF स्टैंड फॉर। देखिए मैंने बोला ना फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती हैं, तो NIRF की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फेडरेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फेडरेशन या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सो द करेक्ट आंसर फॉर NIRF फुल फॉर्म इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। हिंदी में देखेंगे NIRF का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा। क्या है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड बट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कह सकते हो आपके जिस उत्साह के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ, उस उत्साह के साथ आप वीडियोस को देखते नहीं, क्योंकि ना तो व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही कमेंट्स आ रहे हैं, ना ही लाइक्स आ रहे हैं। तो अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल नहीं लग रहा तो फिर क्या फ़ायदा हम आपके लिए मेहनत करें और आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ। अगर हम आपके लिए मेहनत करें तो आप हमें उसका फीडबैक दीजिए। एटलीस्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोस पे व्यूज़ आने चाहिए, आप लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स अपने डाउट्स को क्लियर करिए। अपना कोई सजेशन देना चाहते हैं तो अपने सजेशन दीजिए। सो चलिए खैर इतना ही कहेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हाँ, मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।